तो हम लोग बात करने वाले हैं मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचार। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा संबंध मामले कौन से। तो डेफिनेशन क्लास में लिखा गया था कि संबंध मामले उन मामलों को कहते हैं जो वारंट मामले नहीं है। इसका मतलब संबंध मामला परिभाषित ही नहीं किया, यह परिभाषित निगेटिवली किया, और निगेटिवली परिभाषित करने से जो फायदा हुआ है वो फायदा यह हुआ कि अगर 1 महीने की सजा से दंडनीय मामला है तो भी संबंध मामला है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। 1 दिन की सजा से दंडनीय है तो भी मामला संबंध मामला ही है। आप कहेंगे 1 दिन की सजा से दंडनीय कोई अपराध ही नहीं, तो आप देखेंगे पिछली आईपीसी में कौन सा सेक्शन 510, वो ये कहता कि अगर मत व्यक्ति लोक स्थान में अवचार करेगा, मत व्यक्ति यानी द पर्सन हु हैज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव हो रहा है। और प्रभाव का मतलब ही ये हुआ कि वो व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस इसके अधीन नहीं है, बल्कि वो नशीली वस्तु के प्रभाव के अधीन है। और नशीली वस्तु के प्रभाव के अधीन होकर जब वो किसी लोक स्थान में, लोक स्थान का मतलब पब्लिक प्लेस हुआ, और पब्लिक प्लेस वो नहीं होता जहां पब्लिक है। पब्लिक कहीं भी हो सकती है, लेकिन जहां पब्लिक है वो लोक स्थान नहीं है, बल्कि लोक स्थान वो है जहां एक भी व्यक्ति ना हो लेकिन उसे जाने का हक हो। यानी कोई पब्लिक प्लेस पब्लिक के होने या न होने के आधार पर पब्लिक प्लेस की भूमिका में नहीं आएगा। लोग हैं या लोग नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कानून में हमेशा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे। लोगों को वहां जाने का अधिकार यह है या नहीं है। अधिकार किन शर्तों पर है इससे भी नहीं तय होगा। जैसे सिनेमा हॉल पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन पब्लिक प्लेस है, क्यों? आपको वहां जाने का हक है। यद्यपि जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट या सिनेमा हॉल का टिकट यह आवश्यक शर्त है। आप मेरी बात काटने के लिए यह भी कह सकते हैं कि हम तो सिनेमा हॉल में टिकट चेकर की नौकरी कर लेंगे, तो हम जो है बिना टिकट ही जाएंगे, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको सिनेमा हॉल या पार्क में अगर टिकट लेकर जाने का हक है तो इसके कारण से वो स्थान पब्लिक प्लेस की मान्यता को खो नहीं देता। टिकट लेकर वहां जाने का हक सभी को है। किसी विशेष जाति वंश उससे संबंधित लोगों को ही वहां टिकट लेकर जाने का हक है, ऐसा नहीं है। तो जब जनसाधारण को किन्हीं विशेष शर्तों की आपूर्ति पर या किसी विशेष शर्त को पूरा किए बिना किसी स्थान में जाने का हक होता है तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? लोक स्थान। वो पब्लिक प्लेस है। और ऐसे आईपीसी में अनेकों अपराध हैं जो सोफिस्टसों की उस अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जो अवधारणा सोफिस्टसों ने कहा नेचुरल लॉ में अभिव्यक्त की थी। जो सोफिस्टस थे उनका क्या कहना था जब हम लोग नेचुरल लॉ की बात करते थे कि आप अगर कोई काम अकेले में कर रहे हैं और वो काम आप करना चाहते हैं तो वो विधि सम्मत कहा जाएगा, क्योंकि आप अकेले में कर रहे हैं, उस स्थान पर कर रहे हैं जो लोक स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप लोक स्थान यानी सड़क पर राज्य के नियमों का पालन कर रहे हैं तो भले ही आपने अकेले में यानी जब आप लोक स्थान में नहीं थे
तो आपने राज्य के नियमों का पालन नहीं भी किया था तो भी आपका आचरण विधि सम्मत है। और हमने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस में जितने विचारक हैं, अगर आपको कानून में उनके सिद्धांतों का इनकॉर्पोरेशन दिख नहीं रहा तो कानून को या विचारक को गलत मत मानिए, अपनी दृष्टि को गलत मानिए, आपको दिखना ही चाहिए। तो सोफिस्टों की इस अवधारणा के आधार पर आईपीसी में अनेकों सेक्शन निर्मित हुए थे और वो सारे सेक्शन अब कहां है? बीएनएस में। वहां कहता है लोक स्थान में ऐसे अश्लील गाने, जो सेक्शन 294 था, ठीक है, ऐसे शब्द उच्चारित करना जो स्त्री की गरिमा के विरुद्ध हैं, आप अकेले में गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब चीख चीख कर गाओ, कोई समस्या नहीं। चीख चीख कर मीनिंग दरबाई इतनी आवाज में कि दूसरे को सुनाई न दें, तुम अपनी बदतमीजी के प्रदर्शन के साथ अकेले जीने को स्वतंत्र हो। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक सेक्शन था आईपीसी में 510 और ये बीएनएस में भी होगा ही, और ये खूब प्री में पूछा जाता था कि आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें सबसे कम दंड प्रोवाइड है। तो सबसे कम दंड 510 में ही था कि जब मत्तता के अधीन व्यक्ति किसी लोक स्थान में अवचार करता है, मीनिंग देयरबाय जबरदस्ती प्रवेश करता है, तो उसे 24 घंटे यानी एक दिन के लिए कारावास, 24 घंटा एक दिन माना जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्रेगरी कैलेंडर के मुताबिक समय की गणना करेंगे आपराधिक विधि में। और जब ग्रेगरी कैलेंडर के मुताबिक काल गणना की जाएगी अपराध की दुनिया में, तो फिर क्या होगा? एक दिन 24 घंटे का बन जाएगा। तो सबसे कम दंड से दंडनीय अपराध यही था आईपीसी में। तो एक दिन के कारावास से दंडनीय अपराध से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय जितने भी अपराध हैं, सबको अलग अलग संबंध मामला कहने की जरूरत खत्म हो गई है। जब संबंध मामले को इस ढंग से डिफाइन किया गया कि संबंध मामला वो है जो वारंट मामला नहीं है। अगर हम इसे पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं तो फिर दिक्कत आती है, हमें बताना पड़ता जो 1 दिन से दंडनीय, 2 दिन से दंडनीय, और उसमें हो सकता 2-4 छूट जाते हैं। निगेटिवली बात को कहने में यही सुविधा है कि बात संक्षिप्तता के साथ कही जा सकती है, और संक्षिप्तता के साथ साथ उसमें पूर्णता यह भी हो सकती है। इसीलिए कानून हमेशा नकारात्मक भाषा में वो ये कहता है कि आप ये नहीं करोगे, बस संक्षिप्त भी हो गई बात और पूरी भी हो गई। हमने ये बता दिया आप ये नहीं करोगे, मीनिंग देयरबाय इसे छोड़कर सब कुछ करोगे। और इसी को कानून को अभिव्यक्त तौर पर पढ़ना और विविक्षित तौर पर पढ़ना कहा जाता है। जब ये लिखा कि ये नहीं करोगे, मीनिंग देयरबाय अभिव्यक्त तौर पर यह लिखा है कि ये नहीं करोगे, लेकिन विविक्षित तौर पर यह भी लिखा है कि बाकी सब कुछ करोगे। तो दोनों बातों को समझ लेना है। संबंध मामला निगेटिवली डिफाइन हुआ, और सिर्फ संबंध मामला ही नहीं, कानून में अधिकतर या यूं कहें लगभग सभी, एक लगभग शब्द इसलिए लगा रहे, हो सकता है भाई कहीं तुम ढूंढ ही लाओ कि देखो ये पॉजिटिव शब्दों में है, तो वो बात अलग है, वो एक्सेप्शन होगा। लेकिन लगभग सारे या सारी डेफिनेशंस निगेटिव टर्मिनोलॉजी में ही दी गई है। यहां भी निगेटिव टर्मिनोलॉजी है। संबंध मामला वो मामला है जो वारंट मामला नहीं है। तो फिर वारंट मामला क्या है? तो वारंट मामले को डिफाइन करता है कि वे मामले जिनमें सजा 2 वर्ष से अधिक, मृत्युदंड या आजीवन कारावास,
ये प्रोवाइड है, वो वारंट मामले हैं 2 वर्ष से अधिक। और क्रिमिनल लॉ, इसका अर्थान्वयन हमेशा ऐसे होता है कि फायदा अभियुक्त को जाए। आपसे प्री में यह भी खूब पूछा जाता है, यह लिखा है आईपीसी में कि जब 7 वर्ष से अधिक आयु का, ठीक है, बल्कि उल्टा हम बोल रहे हैं, यह लिखा है जबकि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा इस संहिता में वर्णित कृत्य या लोप करता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक दायित्व तो नहीं होता। क्यों? उसकी आयु के दृष्टिगत यह कल्पना करना असंभव है कि किसी भी अपराध को करने के लिए जिस मानसिक दशा की जरूरत है वो मानसिक दशा बच्चे में मौजूद रही होगी। क्योंकि आईपीसी में आप प्रत्येक अपराध को करने के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक दशा के धारक होने जरूरी है। आपको वो मानसिक दशा अपराधों की परिभाषा में दिखाई न दे, ये आपकी दृष्टि का दोष है। लेकिन अपराध के संगठक के तौर पर वहां एक विशेष प्रकार की मानसिक दशा उपस्थित होना आवश्यक माना गया है। जबकि आप ये जानते हुए कि अमुक लेडी आपकी पत्नी नहीं है, अगर इस प्रकार की जानकारी आप में नहीं है तो आप स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों के दोषी वहां नहीं हो सकते। स्त्रियों के विरुद्ध मीनिंग देयर भाई ऐसी स्त्री के विरुद्ध जिसके बारे में या जिसके प्रति अपराध करने के लिए आपका उसका किसी की पत्नी होना जानना जरूरी है। वो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आप ये जानकारी नहीं रखते कि जिस स्त्री के प्रति आप वो अपराध कर रहे हो वो आपकी पत्नी नहीं है। ये एक विशेष प्रकार की मानसिक दशा है। हमने आपसे चर्चा की थी, आईपीसी में आप मर्डर के दोषी नहीं हो सकते जब तक कि आप इस ज्ञान के साथ कि सामने वाला मर जाएगा और वो काम बिना किसी एक्सक्यूज के करते हैं। ठीक है, या तो कोई एक्सक्यूज हो, क्यों कर रहे हैं आप, और जबकि आप जानते हो वो मर जाएगा। ठीक है, यह मार डालने के आशय से ही आप काम कर रहे हैं, दूसरा कोई आशय ही नहीं है। आप कोई और काम कर रहे थे और कोई मर गया, ये तो दुर्घटना है। आप कोई काम कर रहे थे कोई मर गया, ये तो रोज होता है। हम कलकत्ता जा रहे थे गाड़ी से और बाई चांस एक्सीडेंट हुआ। हम सब कुछ एकदम सावधानी से चला रहे थे, हम लापरवाही चला रहे थे। अब दोष है, लापरवाही क्यों चला रहे थे? लेकिन हम कतई ठीक चला रहे थे, बस तेज चला रहे थे। तो तेज चलाने में कोई अपराध तो नहीं कर रहे थे हम। और तुम आए हो, पिल गए, और पिलते ही पिलपिले हो गए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ठीक है, हमने कोई अपराध नहीं किया। मरना अपराध नहीं है, किसी को मारना भी अपराध नहीं है। जब मरना और मारना उस मानसिक दशा से समर्थित हो जो अपराध करने के लिए जरूरी है, केवल तभी मरना और मारना अपराध हो सकता है। और उस प्रकार की मानसिक दशा उस बच्चे के मन में है या उस बच्चे के द्वारा धारित हो ही नहीं सकती जिस बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम है। इसलिए 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कृत्य या लोप अपराध की डेफिनेशन में नहीं आता। और यही स्थिति विकृत चित्त व्यक्ति की है। विकृत चित्त आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसने यह कहा कि जो चित्त विकृति के कारण यह जानने में असमर्थ है कि उसके द्वारा किया जा रहा कार्य उसकी प्रकृति क्या है, यानी कार्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द एक्ट, वो किसी के लिए नुकसानदेह या किसी के लिए फायदेमंद है,
यही नहीं निर्णय कर पा रहा है, नेचर ऑफ द एक्ट नहीं जानता, या ये नहीं जानता, या नहीं कहा, और शायद कहा है कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, अच्छा या कहा है और नहीं कहा, ठीक है। कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, या ये जानने में असमर्थ है कि किया जा रहा कार्य दोषपूर्ण है या विधि विरुद्ध है, ठीक है ना। दोषपूर्ण होना अकृत्य है, ठीक है, दोषपूर्ण होना बिल्कुल अलग बात है, और विधि विरुद्ध होना यानी अपराध के तौर पर उसे डेजिग्नेट किया गया है। कार्य इतना खतरनाक है कि उसे अपराध के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया गया। कार्य की 3 विशेषताएं हो सकती हैं। एक काम है सिर्फ, न बुरा है ना अच्छा है, जब तुम खाना खाते हो न बुरा है ना अच्छा है, ठीक है। फिर बुरा है, तुम किसी पर थूक देते हो, बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं है, ठीक है, तुम बदतमीज मानेगा वो आदमी, ठीक है। तो काम दोषपूर्ण होना अलग बात है, और कृत्य का अपराध होना बिल्कुल अलग बात है। ये कृत्य की ऐसी अवस्था है जब काम इतना खतरनाक हो जाता है कि उसका होना स्वयं समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तब उसे अपराध के तौर पर चिन्हित किया जाता है। और जो हम लोग अब कृत्य पढ़ेंगे, जब पढ़ाया था तब भी आपसे बात की थी इस विषय पर कि प्रत्येक कार्य जो बुरा या दोषपूर्ण है उसे अकृत्य नहीं मानते हैं, ठीक है। आप ग्रामेटिकल ढंग से या भाषाई तौर पर दोषपूर्ण कृत्य को अकृत्य ही कहेंगे, लेकिन कानून की दुनिया में अकृत्य उसे माना जाएगा जिसे कानून ने दोषपूर्ण कृत्य के रूप में न सिर्फ डेजिग्नेट और रिकॉग्नाइज किया है, बल्कि उसके किए जाने पर कार्य के कर्ता से, कार्य से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाया जाना, यह उचित मान लिया है, ठीक है ना। उस दोषपूर्ण, क्योंकि प्रत्येक दोषपूर्ण काम अकृत्य नहीं है, केवल वही दोषपूर्ण काम अकृत्य है जिस दोषपूर्ण काम को अकृत्य के तौर पर अकृत्य विधि ने मान्यता दे दी है। और अकृत्य ऐसे ही है जैसे तुम कहते हो अपराध, लेकिन अपराध में बहुत तरीके के अपराध हैं, ठीक है। अपराध में बहुत तरीके के, मानव शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, विवाह के विरुद्ध, ऐसे ही अकृत्य, इसमें बहुत तरीके के अकृत्य हैं। अचल संपत्ति के विरुद्ध, चल संपत्ति के विरुद्ध, मानव शरीर के विरुद्ध लोगों ने पढ़े हैं, उपेक्षा, नेग्लिजेंस, उपताप आदि आदि। अकृत्य एक बड़ा कैटेगराइजेशन है, अपराध एक बड़ा कैटेगराइजेशन है, संविदा एक बड़ा कैटेगराइजेशन है। संविदा में क्या कहता है? एजेंसी, ठीक है ना, बेलमेंट, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, ये सब संविदा के ही उदाहरण हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेक्ट कहां है? धारा 1 संविदा अधिनियम से लेकर कहां तक? 76 तक या 77 तक, जहां भी है, 1 to 76 है या 1 to 77 है, जो भी है वो जनरल प्रिंसिपल है, और ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट के उदाहरण हैं। और जब आप कॉन्टेक्ट शब्द कहते हैं तो दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप अकृत्य कहते हैं तो उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रॉट और स्पेसिफिक ट्रॉट दोनों शामिल हो जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रॉट कहां दिए? क्षतिपूर्ति के सिद्धांत। क्षतिपूर्तियां कितने प्रकार की हैं? जनरल डिफेंस क्या है ट्रॉट में? जनरल जस्टिफिकेशन के नाम से आपने उन्हें पढ़े थे। पार्टीज ऑफ द ट्रॉट, ये कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल में। और फिर स्पेसिफिक ट्रॉट आते हैं, नेग्लिजेंस, आपका न्यूसेंस या उत्ताप, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, इंटिमिडेशन, क्रिमिनल नहीं,
इंटिमिडेशन की कई कोटियां हो जाएंगी, जिनमें से एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, एक वो इंटिमिडेशन है जिसे अपकृत्य विधि क्या कर रही है, प्रतिकर दिलाने के लिए पर्याप्त मान रही है, और एक इंटिमिडेशन वो भी हो सकता है जिसमें आप सिर्फ बदतमीज आदमी माने जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ बदतमीज भी माने जाएंगे तो भी वो कृत्य दोषपूर्ण ही रहेगा। लेकिन ऐसे दोषपूर्ण कृत्य को जिससे समाज की जो अवस्था है उसमें व्यवधान पैदा हो जाने की संभावना हो, कानून या तो केस लॉ के माध्यम से या अधिनियमित विधि के माध्यम से किया जाना इस प्रकार, ठीक है, निषेधित करता है कि अगर आपने किया तो आप प्रतिकर देंगे। जब 3 तलाक की बात चल रही थी, आपको तो पार्लियामेंट्री डिबेट से कोई मतलब ही नहीं होता, आप तो कानों में उंगली डालते हैं और सुन बैठ जाते हैं आराम से। पार्लियामेंट्री डिबेट सब बेवकूफ नहीं है। वहां जब 3 तलाक पर पार्लियामेंट्री डिबेट चल रही थी तो यही इशू था। जो असदुद्दीन ओवैसी थे उनका तर्क यह था कि 3 तलाक देने वाले व्यक्ति को मेंटेनेंस देने के लिए आप कहें, ये तो बात ठीक है, आप कह दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तलाक को अपराध क्यों बना रहे हैं? ठीक है, आप अपकृत्य तक रखें उसे, अपराध नहीं बनाइए। और जो सत्तारूढ़ दल था उसका तर्क यह था कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम मेंटेनेंस तक सीमित रहेंगे तो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जहां केवल पैसों की बात है, आपसे हेलमेट लगाने पर सिर्फ पैसे ही तो मांगे जाते हैं, तो कितना लगाते हो? ठीक है, कि समाज इस दशा में आ गया है कि अब सिर्फ अपकृत्य घोषित करने से काम नहीं चलेगा, अपराध बनाना पड़ेगा। तो अपराध सबसे गंभीरतम कोटि है किसकी? दुष्कृत्यों की, और अपकृत्य बीच की कोटि है जिसे कानून ने अपकृत्य के तौर पर मान्यता दे दी है, और तीसरी दुष्कृत्य है केवल, जिसे सामाजिक तौर पर दुष्कृत्य की मान्यता है, उसके प्रति कानून ने अभी सोचना शुरू नहीं किया है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्शन क्लियर होता है दिमाग में तो कानून समझना कोई कठिन काम थोड़ी है। वो तो आपके कृत्यों का विवेचन, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि उससे भिड़े पड़े हो, उसे समझना तो हो ही नहीं। और भिड़े क्यों पड़े? कि उससे नंबर लाने हैं, समझना तो हो ही नहीं। ये समस्याएं। तो आपका 7 साल से कम आयु का बच्चा, यह विकृत चित्त व्यक्ति है। जब 7 साल का बच्चा, वो तो मानसिक दशा धारित करने में असमर्थ है अपनी आयु के कारण, और विकृत चित्त विकृति के कारण किए गए कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण होना ये जानता ही नहीं है। दोषपूर्ण होना जानना पर्याप्त है, वो अपराध है ये जानना आवश्यक नहीं है। यानी अगर विकृत चित्त भी है, भले ही वो ये नहीं जानता कि संबंधित कृत्य दोषपूर्ण होने के कारण अपकृत्य या अपराध के रूप में चिन्हित किया जा चुका है, ये भले ही नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता है कि दोषपूर्ण है, इतना तो जानता है। अगर दोषपूर्ण होने की भी जानकारी विकृत चित्त में रही और उसने वो दोषपूर्ण कृत्य किया और वो आईपीसी की परिभाषाओं में अपराध हुआ, तो चित्त विकृति के बाद भी वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा। ऐसे आता है इंटरप्रिटेशन। और यही स्थिति मत व्यक्ति की मानी है। द पर्सन हु हैज टेकन द इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, या इंटॉक्सिकेटिंग सबस्टेंस वॉलंटरीली, तो उसका मामला तो चला जाएगा 86 में। बट द पर्सन हु हैज टेकन द इंटॉक्सिकेटिंग सबस्टेंस विदाउट नॉलेज, ठीक है, उसे जानकारी नहीं थी और आपने उसे इस प्रकार का सबस्टेंस दिया और उस सबस्टेंस के प्रभाव के कारण वो कार्य की प्रकृति या उसका दोषपूर्ण होना ये जानने में असमर्थ हो गया, तो फिर वही अपराध के लिए जो आवश्यक संघटक है वो अनुपस्थित हो गया, और उसके अनुपस्थित हो जाने की वजह से क्या हुआ है
कि व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त हो गया। यानी अपराध का जो करता है सामान्यतः उसमें उस मानसिक दशा का होना जरूरी है जिस मानसिक दशा का अपराध के कर्ता में होना आपराधिक विधि को परिभाषित करने वाले कानून के द्वारा आवश्यक बताया गया है। तो कहता 7 साल से कम बच्चा। अब अगर बच्चे की उम्र ठीक 7 वर्ष है और उसके द्वारा कोई कृत्य किया गया है, क्या वो कृत्य अपराध होगा या नहीं? अब सवाल इस पर उठेगा। तो हमने आपसे कहा आपराधिक विधि का नियम यह है कि अर्थान्वयन ऐसे किया जाता है कि अभियुक्त के लिए फायदेमंद रहे। यद्यपि आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है? 7 वर्ष से कम आयु, ठीक है, वहां ठीक 7 वर्ष जिस बच्चे की आयु है उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। और 7 वर्ष से कम आयु शायद नहीं लिखा है, 7 वर्ष से अधिक आयु शायद ये लिखा है, जो भी है, लेकिन ठीक 7 वर्ष के संबंध में कोई प्रावधान वहां नहीं है। तो इसे अभियुक्त के फायदे के लिए पढ़ा जाएगा। और अगर बच्चे की उम्र ठीक 7 वर्ष है तो भी उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो संबंध मामले उन मामलों को कहते हैं जिनमें सजा 2 वर्ष से अधिक प्रोवाइड है। यानी अगर सजा ठीक 2 वर्ष होगी तो भी वो मामला संबंध मामला ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कहा यह कि संबंध मामला कौन सा है? वो जो वारंट मामला नहीं है। डेफिनेशन में तो कुछ कहा नहीं होगा, वारंट मामले में कहा कि जिसकी सजा 2 साल से अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि अभियुक्त को फायदेमंद इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा और ठीक 2 वर्ष है तो भी वो संबंध मामला ही माना जाएगा। अब क्योंकि संबंध मामला 1 दिन के कारावास से दंडनीय अपराध से लेकर यह केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध से लेकर और 2 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना जिनमें प्रोवाइड है वहां तक पहुंच गए, तो इनके विचारण की प्रक्रिया को अलग किया जाना युक्ति संगत दिखाई दे रहा। क्योंकि एक बात यह है कि इनमें एक तो सजा कम है, पहली चीज तो यह है कि सजा कम है, और दूसरी बात यह कि ये बहुतायत में होंगे, ठीक है ना। जो छोटे अपराध होते हैं वो बहुतायत में होते हैं, हत्या बहुत कम होगी। बहुत कम से मेरा तात्पर्य है कि अगर हत्या 1 होगी तो हेलमेट के बिना चलाने के मामले 100 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप छोटी गलती आसानी से करते हो, क्योंकि आपको मालूम है छोटी गलती ओवरलुक भी हो सकती है और बड़ी गलती पर भेद पड़ेगा, यह लगभग तय होता है। और चूंकि हम लोग लातों के भूत हैं, बातों से तो मान ही नहीं सकते, तो जहां लातें पड़ने की गुंजाइश है उस काम को तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां लात से कुछ कम पड़ने की गुंजाइश है वो तो जरूरी करेंगे। क्योंकि सिद्धांत यह भी है कि 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे, क्योंकि जूते से कोई दिक्कत है नहीं, जूते से चोट थोड़ी लगती है, अपमान होता है, ठीक है। किसी ने कहा जूता मार दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं, बाल तक तो झड़ते नहीं, भाई क्या हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो संबंध मामले हैं ये संख्या में अधिक होंगे, ठीक है, इसलिए संख्या में ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव समाज पर डालते नहीं, इसलिए इन्हें उतने विस्तार से विचारित करना, जितने विस्तार से हमने गंभीर मामलों को विचारित किया है, ये कुछ युक्ति संगत नहीं दिखाई देगा। और जब उतनी गंभीरता से विचार चलेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो युक्ति संगत रेशनल जिसे कहें वो ये दिखाई देता है कि इन मामलों के विचारण की प्रक्रिया कुछ अलग कर देनी चाहिए, ठीक है, और कुछ सेपरेटली इन मामलों का विचारण ये चलना चाहिए।
ये रेशनल दिखाई देता है, तार्किक दिखाई देता है, युक्ति संगत भी दिखाई देता है। लेकिन अपराध, इसके लिए दोष सिद्ध होना, चाहे छोटे अपराध के लिए हो चाहे बड़े अपराध के लिए, एक बात तो तय कर देता है कि आप व्यवस्था नहीं मानते, आप एक ठीक आदमी ये तो नहीं है। अगर आपने छोटा किया बड़ा किया, फर्क क्या पड़ता है? वही बात है कि आपके मन में अपराध करने का विचार आ गया, ठीक है अभी नहीं किया, लेकिन आप जरा तय करो या आप जरा विचार करो, आप कोई भी काम भले ही वो अच्छा हो, उसे करने के लिए किन चरणों से गुजरते हैं। सबसे पहले परिकल्पना, हाइपोथेसिस, यही तो आती है। अच्छा कर रहे हैं तो भी हाइपोथेसिस ही आएगी पहले। जब आपके मन में अपराध करने का विचार आ गया तो आज नहीं कल आप उस काम को कर ही देंगे, क्योंकि जब आपके मन में अच्छा करने का विचार आया था तो आज नहीं कल आपने उस अच्छे काम को कर ही दिया था। जो भी अच्छे काम आप कर पाए वो सारे के सारे सबसे पहली बार विचार के तौर पर ही आपके मन में आए थे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकस्मात कुछ अच्छा करने का विचार आपके मन में आया हो और आपने अच्छा कर दिया हो। कभी नहीं से तात्पर्य कि एक आध बार भले ही ऐसा हुआ हो, क्योंकि सामान्यतः ये कार्य करने की प्रक्रिया नहीं है। जो सामान्य कार्य करने की प्रक्रिया है वो यही है कि आपके मन में पहले विचार आता है, फिर आप तैयारी करते हो, फिर आप प्रयास करते हो, और फिर वो प्रयास ईश्वरीय कृपा से अगर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो कृत्य संभव हो जाता है, अन्यथा कृत्य संभव नहीं होता। यही काम करने की प्रक्रिया है। इसीलिए जो महापुरुष हैं उन्होंने यह भी कहा है कि आप गलत सोचे नहीं। और सोच कहां से आती है? सोच ज्ञानेंद्रियों से निर्मित होती है। ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदना आप ग्रहण करते हो वही संवेदना अंततः आपके मन में विचार के तौर पर जन्म ले लेती है। इसीलिए कहा जाता है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुरा देखा या बुरा सुना तो फिर बुरा कहोगे। ठीक है, यह प्रक्रिया है। इसीलिए साधु की डेफिनेशन यह नहीं है कि जिसके कृत्य अच्छे दिखाई देते हैं वो तो तुम्हारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन तुम नाटकबाज हो। साधु की डेफिनेशन यह है कि जिसके दिल में भी किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है। ठीक है ना? वो व्यक्ति सन्यासी या संत या साधु ये कहा गया है। ठीक है, मन में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मन में भी कुछ है तो आप दोषी ये तो ही हैं। इसीलिए अपराधों में ये बात रखी गई है कि आपके मन की दशा वो जरूर होनी चाहिए जो आपराधिक कृत्य को करने के लिए जरूरी बताई गई है। तो ठीक है, क्योंकि संबंध मामले बहुत ज्यादा होंगे संख्या में और उनका प्रभाव भी समाज पर उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक गंभीर अपराधों के किए जाने की दशा में। इसलिए इनके विचारण की प्रक्रिया को अलग किया जाना जरूरी है। यह युक्ति संगत या तर्कपूर्ण है, लेकिन फिर भी इनके विचारण की प्रक्रिया को इस ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता कि वो उसे करने वालों के प्रति अन्याय इसको उत्पन्न कर दे। क्योंकि
निष्पक्ष विचारण इसका भी संभव है, क्योंकि कितना भी छोटा अपराध करना किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध हो जाए, वो उसे एक ठीक आदमी तो नहीं रहने देता। इसलिए आप देखेंगे जब संबंध मामलों का ट्रायल, संबंध मामलों का विचारण हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये ठीक है कि उतनी फॉर्मेलिटी, उतनी औपचारिकता ये हमें नहीं दिखाई देगी जितना सेशन मामलों में जब वारंट मामलों का विचारण किया गया, या सेशन कोर्ट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण हुआ, या मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा वारंट का विचारण हुआ वारंट मामले का, तो जितनी औपचारिकता और प्रारूपिकता, फॉर्मलनेस ये थी, उतनी नहीं दिखाई देगी। लेकिन फिर भी प्रक्रिया दिखाई देगी। और एक विशेष बात रखी गई कि विचारण की जो ताकत है वो उन्हीं लोगों को दी गई जो अपराधों का या मामलों का विचारण करने में कुशल हैं। और यह चीज आप समरी ट्रायल में भी देखेंगे। समरी ट्रायल में तो यहां तक पोजीशन आएगी कि केवल वकील साहब को सुन लेंगे और अभियुक्त के विरुद्ध दंडादेश ये भी पारित कर सकेंगे, लेकिन वहां अपराधों के विचारण करने की जो ताकत है वो उन लोगों को दी है जो अपराधों का विचारण करने में न सिर्फ कुशल है बल्कि अनुभवी भी हैं। हम लोग जब समरी ट्रायल देखेंगे तो वहां लिखा होगा कि प्रत्येक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी विचारण या संक्षिप्त विचारण नहीं करेगा। ठीक है, वहां संक्षिप्त विचारण करने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सशक्त होगा, या तो वो सीजेएम हो या एसीजेएम हो, और या फिर ऐसा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जिसे उच्च न्यायालय ने इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया हो। सारे नहीं कर पाएंगे। और उच्च न्यायालय अगर किसी को स्पेशली इंपावर्ड करेगा तो किन्हीं आधारों पर ही करेगा, ऐसे तो कर नहीं देगा। तो विचारण करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है कि भले ही प्रोसीजर में फॉर्मलनेस न हो, लेकिन जब अनुभवी व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसके अनुभव के कारण से काम के सही होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, जैसे जब सही आदमी कुछ करेगा, आप कहते हैं वो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो तो दिक्कत है। ठीक है ना, वो करें कोई समस्या नहीं। कृष्ण अगर चोरी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चोरी भी अपने लिए नहीं करेंगे, उनकी चोरी भी समाज के लिए होगी। और कृत्य अपने में दुष्कृत्य नहीं हो सकता। कृत्य क्यों किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, कृत्य के कर्ता के क्या परिणाम हो सकते हैं, कृत्य को सुकृत्य और दुष्कृत्य के रूप में इससे डेजिग्नेट किया जाता है। कर्ता यह कृत्य स्वयं में कुछ भी नहीं कहता। इसलिए कृष्ण चोरी भी करें तो वो ठीक है, और तुम भलाई भी करो तो हो सकता है एक बार गड़बड़ हो। ठीक है ना, क्योंकि तुम भलाई करके उसका विश्वास अर्जित करके उसके साथ विश्वासघात करने का प्लान बना रहे हो। कोई नहीं कह सकता क्या भलाई करने के पीछे तुम्हारी मानसिक दशा है। ठीक है ना, तो समरी मामलों का या संबंध मामलों का विचारण करने की जो ताकत दी वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं दी, मजिस्ट्रेट वो भी है। ठीक है, और हम लोग पढ़कर आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये मजिस्ट्रेट और वो मजिस्ट्रेट दोनों किसके, राज्य सरकार के अधीन है। यद्यपि राज्य सरकार अगर घोषणा प्रकाशित कर देगी तो ये मजिस्ट्रेट वहां भी पहुंच सकते हैं, और पहुंच गए हैं, वो बात अलग है। राज्य सरकार नहीं लिखा, राज्यपाल लिखा है, तो राज्यपाल का मतलब राज्य सरकार ही है। हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशरी देख कर आए हैं वहां। ठीक है, 237 आर्टिकल था, क्योंकि 236 में निर्वाचन खंड था। ठीक है ना, तो हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी। तो स्थिति यह है कि मजिस्ट्रेसी में भी जो अपराधों का विचारण करने में कुशल है, उन्हीं को इस विचारण को करने की ताकत ये दी गई। हाँ, ये ठीक है कि फॉर्मलनेस उतनी नहीं है, और फॉर्मलनेस उतनी नहीं है ये हम लोग
अब देखना शुरू करेंगे जब इसके सेक्शंस पर बात करनी शुरू करेंगे। तो संबंध मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा, संबंध मामलों का विचारण, और मजिस्ट्रेट शब्द लिखा है, इसका मतलब ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये तो निर्वचन खंड में ही आ चुका है कि जब किसी विशेषक शब्द के बिना मजिस्ट्रेट शब्द लिखा जाए तो उससे अभिप्रेत न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। तो कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा संबंध मामलों का विचारण कैसे शुरू होगा? सबसे पहले 274, ठीक है, कह रहा है कि आपका अभियोग का सारांश बताया जाना। अब इन स्पिरिट देखें तो इन स्पिरिट ये बात वही है जो आरोप की विरचना के साथ पूर्ण करने की कोशिश उन मामलों में हुई थी जहां फॉर्मलनेस ये विचारण में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आरोप की विरचना आप करेंगे कैसे? तो आरोप की विरचना आप उसी ढंग से करेंगे जो ढंग आरोप की विरचना का कहां बताया? सीआरपीसी या बीएनएसएस, यानी 234 या 211 में जो आरोप की विरचना का ढंग बताया गया उसी ढंग से आप आरोप की विरचना करेंगे। और आरोप की विरचना का उद्देश्य क्या है? ताकि अभियुक्त को उस कृत्य की समस्त विशिष्टियों से, सारे स्पेसिफिकेशन से परिचित करा दिया जाए जिसका उसके ऊपर आरोप है, और जिन स्पेसिफिकेशंस के साबित होने की दशा में वो दांडिक दायित्व के अधीन होगा, उन सारे स्पेसिफिकेशन से उसे अवगत करा दिया जाए। यही आरोप की विरचना के पीछे जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना ही था। और वहां स्पेसिफिकेशंस जिनका उसके ऊपर आरोप है उसकी सूचना देने के ढंग को भी विधायिका ने स्वयं निर्धारित कर दिया था कि दिस इज द मेथड बाय एप्लीकेशन ऑफ विच यू विल इन्फॉर्म about the specifications to that person against whom these specifications are going to be labeled। ठीक है ना? तो ढंग भी वहां बता दिया था 211 या 234 में कि अगर अपराध को विशिष्ट नाम से परिभाषित किया गया है तो आप वो विशिष्ट नाम लिखेंगे, विधि की वो धारा और उस विधि का उल्लेख करेंगे जिस विधि के अंतर्गत उसे अपराध बनाया गया है। आरोप न्यायालय की भाषा में होगा, समय स्थान का उल्लेख किया जाएगा। अगर धारा से या परिभाषा से सूचना नहीं मिले तो परिभाषा का उल्लेख करिए, ढंग का उल्लेख करिए, शब्दों का क्या अर्थ लिया जाएगा, सारी बातें विधायिका ने स्वयं लिख दी। क्यों? वहां मामला गंभीर है, इसलिए विधायिका स्वयं तरीका निर्धारित कर रही है, आप पर नहीं छोड़ रही कि आप जैसे चाहो। लेकिन यहां चूंकि मामला उतना गंभीर नहीं है इसलिए विधायिका ये तो अपेक्षा नहीं कर रही कि वो स्पेसिफिकेशन जिनको आप उसके विरुद्ध विचारित करने जा रहे हैं उसकी सूचना अमुक प्रकार से देंगे। ये अपेक्षा तो विधायिका की नहीं है, लेकिन विधायिका ये अपेक्षा जरूर कर रही है कि आप अभियोग का सारांश उसे बताएंगे, ये अपेक्षा जरूर है। यानी इन स्पिरिट आरोप की विरचना के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यहां भी पूरा किया जा रहा है। और यही बात कहते हैं कि नागालैंड, मिजोरम राज्य जहां जहां सीआरपीसी या बीएनएसएस का एप्लीकेशन नहीं है वहां सीआरपीसी या बीएनएसएस के कुछ प्रावधानों का एप्लीकेशन छोड़कर, भले ही एप्लीकेशन न हो लेकिन फिर भी सीआरपीसी या बीएनएसएस इन स्पिरिट वहां भी लागू होगी, इन स्पिरिट वहां लागू होगी। यानी अभियुक्त की परीक्षा भले ही 313 में लिखा नहीं है लेकिन अभियुक्त की परीक्षा आप करेंगे, इन स्पिरिट लागू होगी। क्योंकि इन स्पिरिट लागू करने का कारण यह है कि वो एक निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रावधान, तो उनका अनुपालन क्यों ना हो, होना ही चाहिए। तो इन स्पिरिट वो चीजें लागू होंगी। ऐसे यहां
और यही आपने देखा था वहां, आरोप की विरचना अपराधों के होने की दशा में, अर्थात अपराधों के विचारण की दशा में। और जब हम लोग सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स चला रहे थे, यानी कहां कार्रवाई चल रही थी, 107, 116, बीएनएसएस में करस्पॉन्डिंग सेक्शन शायद 125-25 होंगे, जो भी हो, हमें याद नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा था वहां भी 111 करस्पॉन्डिंग सेक्शन 23 जोड़ लेंगे तो संभवतः आ जाना चाहिए, जो भी हो, हमें याद नहीं है। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 111 में यह अपेक्षा थी कि जब किसी व्यक्ति से आप प्रतिभूति की मांग करोगे, और प्रतिभूति की मांग की जाए न की जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 116 सीआरपीसी जांच करोगे, तो 111 में उसे उस सूचना का सार जो आपने उसके विरुद्ध प्राप्त की है और जिसके आधार पर उससे प्रतिभूति मांगे जाने के लिए, ठीक है, जांच करने का निर्णय आपने करने का फैसला किया है, उस सूचना के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उस सूचना को संगठित करने वाले जो अन्य सब सूचनाएं हैं, सब इंफॉर्मेशन है, वो सब आप उसे बताओगे ताकि वो अपनी बात ठीक ढंग से कह पाए। तो सूचना इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपराध के लिए विचारण नहीं है, वहां व्यक्ति अपराध के लिए विचारित नहीं हो रहा, वो निवारक कार्यवाही है, और यहां अपराध का विचारण है। तो आरोप का या आरोप की जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है वो अपराध के लिए ही की जाती है। वो चूंकि अपराध के लिए कार्यवाही नहीं है, वो निवारक कार्यवाही है, लेकिन फिर भी इन स्पिरिट ये बात लागू हो रही है कि आपने व्यक्ति के खिलाफ जो कुछ इकट्ठा किया है उसकी इंफॉर्मेशन उसे भी दें ताकि वो उसके प्रति अपना जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो स्पष्टीकरण है, किन परिस्थितियों में उसने वैसा किया है, क्योंकि कृत्य स्वयं में अपराध नहीं है। किसी को मार डालना भी अपराध नहीं है, ठीक है ना। अगर मार भी डाला है, वो कहता है हमने मार डाला, तो भी उसका कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है मार डालने के प्रति, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उसे हत्या के दायित्व से भारित होने से बचा सकता है। इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, और जब तक एक्सप्लेनेशन तो तभी आएगा जब आप उसे बताएं तो। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये निष्पक्ष विचारण की एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, इसके अभाव में निष्पक्ष विचारण हो यह संभव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के रूप में हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के नाम से हो, या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का नाम दिए बिना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको हम स्त्री नाम से पुकारेंगे या स्त्री को हम पुरुषों के नाम से पुकारेंगे, इससे स्त्री पुरुष नहीं हो जाएगी और पुरुष स्त्री नहीं हो जाएगा, जो बेसिक है वो रहेगा ही। तो आरोप को आप किसी नाम से पुकारो, आरोप के नाम से पुकारो, या अभियोग का सारांश बताए जाने के नाम से पुकारो, या सूचना के बारे में सूचना दिए जाने के नाम से पुकारो, इन स्पिरिट ये आरोप की विरचना ही है। और आरोप की विरचना नाम हम इसलिए नहीं दे रहे कि फिर उन सारी फॉर्मलनेस की अपेक्षा यहां भी हो जाएगी जो फॉर्मलनेस गंभीर मामलों के विचारण में चाहिए। इसलिए हम यहां पर आरोप की विरचना ये नाम नहीं दे रहे हैं। और फिर तो ये कैटेगराइजेशन संबंध मामलों का विचारण, इससे जो करने की बात रखी है विधायिका ने, यही प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। इसलिए आरोप की विरचना नाम से तो आरोप की विरचना नहीं हो रही, लेकिन आरोप की विरचना की जो, ठीक है, ये कहें कि उसके पीछे की जो भावना है उसको संतुष्ट करने के लिए यहां अभियोग का सारांश बताए जाने की अपेक्षा यह की गई है। और यहां अभियोग का सारांश बताया जाएगा, यह भी प्री का सवाल है कि संबंध मामलों में आरोप की विरचना होती है नहीं होती। इसका उत्तर यह है। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाए कि इन स्पिरिट क्या आरोप की विरचना होती है, तो होती है।
क्योंकि अभियोग का सारांश बताया जाना और कुछ नहीं है, वो आरोप की विरचना ही है, यद्यपि आरोप की विरचना नाम से नहीं है। ठीक है ना। तो यहां कहता है अभियोग का सारांश बताया जाना। आरोप में क्या कर रहे थे आप? आरोप की विरचना में अभियोग का सारांश ही तो बता रहे थे। अभियोग आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, इसमें क्या कर रहे थे आप? वहां अभियोग का सारांश बताने की जो अपेक्षा है उसको अधिनियमित विधि के तौर पर शामिल कर दिया। और आरोप की विरचना आप कैसे करोगे? ये भी यहां बस अभियोग का सारांश बताने की अपेक्षा की, समझाने की नहीं की, क्योंकि समझाना अलग है, बताना अलग है। ठीक है, बताने में हमने बता दिया, क्योंकि मामला इतना छोटा तो समझाने की जरूरत या समझाने की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, वहां पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। पढ़कर सुनाया और समझाया, समझाने की जो मिश्रित अपेक्षा है वो इस एक शब्द में आ गई, बताया जाएगा। ठीक है, अभियोग का सारांश बताना कहता है। और सारांश का मतलब सार का अंश। सारा बताना जरूरी नहीं है, यह बताना जरूरी नहीं है कि इतवार के दिन समय इतने इतने बजे अमुक सड़क पर, ठीक है, फला स्थान पर, अमुक सड़क पर, फला स्थान पर, यानी घंटाघर से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर कहां पर आप हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अमुक दिन तुम हेलमेट नहीं लगाए थे, बात खत्म। सारांश बताया और एवरी स्पेसिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड, ये अलग बात हो गई। ठीक है, तो कहता अभियोग का सारांश बताया जाना। कब बताया जाएगा? जब संबंध मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। ये ठीक है कि संबंध मामले लगभग सभी, लगभग शब्द फिर इसीलिए लगा रहे हैं शायद एक आध भैया अलग हो तो बात अलग है, अदरवाइज लगभग सभी बेलेबल हैं। लेकिन बेलेबल होने से ही तो काम नहीं चल जाएगा। आप बेल दोगे तब ना, नहीं दोगे तो जेल ही जाओगे। तो इसलिए लिखा है अगर आपने जमानत नहीं दी और आप जेल में हैं तो हाजिर लाए जाएंगे आप, अदरवाइज हाजिर होंगे। तो कहता है जब संबंध मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी। ठीक है, जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा। यथारीति उसने कहा, किंतु यथारीति यानी जैसे रीति है आरोप की विरचना की, वैसे आरोप की विरचना करना आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर यथारीति आरोप विरचित कर दें तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई। स्वेटर पहनना आवश्यक नहीं होगा, जून में तुम पहन के घूमो, तुम मना कौन कर रहा? कोई अपराध थोड़ी कर दिया। ठीक है, पहनो भाई, तुम मूर्ख हो तो फिर पहनो, क्या दिक्कत है? तो ऐसे यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा। इसका मतलब यह है कि ये भी पूछते हैं प्री में, संबंध मामले में आरोप की विरचना कर दी, कोई गड़बड़ हो गई है? तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा। कर दिया तो क्या दिक्कत है? और ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि सेशन ट्रायल हम लोगों ने देखा था, वारंट ट्रायल देखा था, उसमें 239 की स्टेज थी। उन्मोचित किया जा सकता था अभियुक्त को। 227 की स्टेज थी जहां उन्मोचित हो सकता था अभियुक्त। सीआरपीसी के सेक्शन कोर्ट किए, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित वारंट मामला था। 245 सबसेक्शन 1 था। ठीक है ना, ये 268 सबसेक्शन 1 था, डिस्चार्ज हो सकता था। और 268 सबसेक्शन 2 में अलग ढंग की ताकत दी थी कि इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को पूर्वतन प्रक्रम पर अभियुक्त को उन्मोचित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी, यह बात थी। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पूर्व साक्ष्य के न होने की दशा में अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का प्रावधान वहां मौजूद था। यहां अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का कोई प्रावधान
लाइक 239, लाइक 227, लाइक 245 सबसेक्शन 1 मौजूद नहीं है। यहां अभियोग का सारांश बताया जाएगा। और यह भी तो हो सकता है कि संबंध मामले के लिए भी कोई एविडेंस अवेलेबल ना हो, तो आप संबंध मामले में भी उसे विचारित क्यों करेंगे? भाई काहे करेंगे? ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं दिख रही कि हमारे खिलाफ संबंध मामला इंस्टीट्यूट हो गया तो तुमको नहीं, तुम्हारा तो विचार नहीं होगा, भले हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। इसीलिए 2 मुकदमे हुए, अदालत प्रसाद और सीएम मैथ्यू, जाने एएम मैथ्यू ऐसे करके हैं। अब इनमें से किसमें हमें याद नहीं है, ये आपकी किताबों में है। यह कहा गया कि संबंध मामले में भी अभियुक्त हाजिर होगा या लाया जाएगा, तो आएगा कैसे? संबंध जाएगा ना, आकाशवाणी तो होगी नहीं, इल्हाम तो होगा नहीं, जिब्रील तो जाएंगे नहीं बताने कि तुम्हें बुलाया है, होगा तो संबंध ही जारी। तो संबंध जारी होगा और इस संबंध के रिकॉल के लिए आवेदन किया जा सकेगा संबंध मामले में। ठीक है, संबंध मामले में रिकॉल के लिए आवेदन किया जा सकेगा, या तो अदालत प्रसाद में कहा या केएम सीएम ईएम जो मैथ्यू है उसमें कहा है, इन दोनों में से एक में कहा है। लेकिन पलट कर दूसरे में यह कहा कि नहीं जारी, और एक में कहा कि संबंध रिकॉल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, और जब आवेदन किया जा सकता है तो आवेदन मंजूर हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, दोनों बातें हो सकती। लेकिन दूसरे में यह कह दिया कि नहीं किया जा सकता है। और आज की स्थिति यह है कि दोनों ठीक है स्टैंड कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में अभी कुछ नया आ गया हो, लेटेस्ट, तो भाई हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारा विचार यही है कि होना चाहिए, क्योंकि भाई आप 239, 227, 245 सबसेक्शन 1 ऐसा कोई प्रोविजन तो दे नहीं रहे। और हो तो यह भी सकता है कि संबंध मामले में विचारण हो अभियुक्त का, इसे ठीक है समुचित या इसको विधिक तौर पर संभव बनाने लायक साक्ष्य आपके पास न हो, तो उस दशा में विचारण हो ही तो क्यों हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी दशा में क्या होना चाहिए, इसके संबंध में कोई केसला उपलब्ध नहीं, और अधिनियमित विधि ये तो नहीं है, क्योंकि संबंध मामले का विचारण शुरू ही यहां से हो रहा है कि अभियोग का सारांश बताया जाना, यानी विदाउट एनी फॉर्मलनेस चार्ज का बनाया जाना, विदाउट एनी फॉर्मलनेस, ठीक है ना, यानी औपचारिकता के बिना लगभग आरोप विरचना, यहीं से सारांश, यहीं से संबंध मामले का विचारण शुरू हो रहा है। जबकि सेशन मामले का विचारण या वारंट मामले का विचारण, इसमें आरोप की विरचना होने से पूर्व एक अपॉर्चुनिटी अभियुक्त को हासिल थी कि वो स्वयं को डिस्चार्ज करा ले यदि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी यहां नहीं है, ठीक है ना, ये फर्क आया है दोनों सारे विचारणों से। इसीलिए कहा जा रहा है कि संबंध मामले का विचारण अलग ढंग से हो रहा है, ठीक है ना, ये अंतर है, और ये अंतर नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आपकी आंखों में देखने की क्षमता तो हो, ठीक है, देखने की क्षमता सबके पास है, लेकिन सब कुछ आंखों से ही नहीं दिखता। अगर सब कुछ आंखों से दिखता तो एक व्यक्ति एक को सुंदर और दूसरे को असुंदर नजर नहीं आता, ठीक है। देखना सिर्फ देखने से नहीं हो सकता, देखने के साथ बहुत सारे कंसिडरेशंस जब लगते हैं तभी दिखता है। लिखा सब कुछ है लेकिन दिखता नहीं है, और वो दिखे इसी की तैयारी करनी है, ठीक है। आगे क्या कहता है, परंतु मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है तो वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, इसमें आ गया नए में, उसमें शायद नहीं है, पुरानी उठाओ जरा, अभियुक्त को निर्मुक्त करेगा और ऐसे निर्मुक्त का प्रभाव उन्मोचन होगा, यही सुधारा होगा, पहले नहीं था। लाओ जरा पिछली 251, हाँ
ठीक है, नहीं है, ठीक है। यहां यह लिखा, जब संबंध मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा। बस इतना ही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। यह नई में बढ़ाया गया और ठीक बढ़ाया गया, ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर आधारहीन समझता है मामला मजिस्ट्रेट, यानी साक्षी नहीं है, तो क्यों बने, क्यों चले आगे विचारण, तो ये नई बात आई है, ठीक है, आपका बीएनएसएस में, जो जरूरी भी थी और आनी भी चाहिए। शेष हम लोग संबंध मामले का विचारण अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये समाप्त हो, ठीक है।